लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडी करंट्स और इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। एडी करंट्स क्या होती हैं और इंडक्टेंस जो है वो क्या होता है, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कितने तरह से इंडक्टेंस को अपने यूज़ में ले सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के थोड़ा सा हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम लोग सेल्फ इंडक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल और इंडक्टर जो है उसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे और वो हमारे आज के टॉपिक में है। सेल्फ इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से देखें तो हमारे सामने एक डायग्राम है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमने एक रेजिस्टेंस आर लिया है और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसका ईएमएफ सिग्मा है और यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया हुआ है। तो जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारा इसमें सेल्फ इंडक्शन कैसे होगा, जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें लिखा है आफ्टर द स्विच इज थ्रोन क्लोज्ड द करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप as the current increases towards its equilibrium value. This magnetic flux changes in time and induces an EMF in the loop. यानी कि जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करते हैं इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी इस बैटरी के थ्रू, ये हमारी एक्सटर्नल सोर्स है यानी सोर्स सीएमएफ है। यहाँ से जैसे ही करंट जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। करंट जो है वो जीरो थी पहले जब स्विच ओपन था, जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो करंट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू की तरफ आगे बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो जब वो करंट वहाँ पे चेंज हो रही होगी तो उस समय इस लूप से रिलेटेड एक फ्लक्स यहाँ पर जो है कनेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर बन जाएगा और इसमें से करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा करंट का और इस लूप से एक फ्लक्स यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा जो कि टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होगी, उस डायरेक्शन में होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ताकि वो फ्लक्स चेंज को अपोज कर सके, जो करंट चेंज हो रहा है उसको अपोज कर सके। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको डॉटेड जो लाइन है या डॉटेड जो सिंबल है ईएमएफ बैटरी का उसके द्वारा यहाँ पर शो किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि करंट जो फ्लो हो रही थी पहले जो चेंज हो रही थी उसकी डायरेक्शन ये वाली है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। इसका मतलब है कि अगर ये करंट फ्लो करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में। जो पहले वाली करंट है उसके अपोजिट, ताकि वो जो करंट इंक्रीज हो रही है उसको रोक सके। इस तरीके से ही हमारे पास में एक दूसरा डायग्राम है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक फिर से बैटरी ली है जिसका ईएमएफ सिग्मा है और यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर है और इसको हमने एक जो है कॉइल के साथ में कनेक्ट कर दिया है। और कॉइल कह सकते हैं या इसको इंडक्टर भी कह सकते हैं। इंडक्टर कुछ इस तरीके का ही होता है, कॉइल होती है। और इंडक्टर का जो सिंबल अगर हम यूज़ में लेते हैं तो इंडक्टर का सिंबल अगर कहीं पर हम बनाएंगे तो वो ऐसा ही बनाएंगे कॉइल के रूप में। So if the current in a coil is changed by varying the contact position on a variable resistor, is self-induced EMF will appear in the coil while the current is changing। यानी कि जब हम इस रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर से रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू चेंज होगी। और जब करंट चेंज होगी तो इस जो हमारा कॉइल है इसके अक्रॉस एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि करंट चेंज होने से इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो चेंज होगा और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कौन सी होगी ताकि वो उस करंट चेंज को अपोज करे। मान लीजिए करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी अ, इसके करंट के अपोजिट। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जैसे कि ये वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ ऊपर है तो ये वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर हो जाएगा। ओके, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी डायरेक्शन में होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, ये वाली डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा यहाँ पर। When the switch is thrown closed position, the source current does not immediately jump from 0 to its maximum value sigma upon r। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो जो हमारी सोर्स करंट होती है वो तुरंत ही जीरो से और उसकी मैक्सिमम वैल्यू को जंप नहीं करती है। इसमें कुछ समय लगता है, कुछ फाइनाइट टाइम ये लेती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस इफेक्ट। यानी कि जब हम स्विच ऑन करते हैं
यानी कि स्विच क्लोज करते हैं तो करंट जो है वो सडनली या तुरंत ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचती है। ऐसा होने में उसको कुछ टाइम लगता है, फाइनाइट टाइम लगता है। और वो क्यों होता है, उसको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? As the source current increases with time, the magnetic flux through the circuit loop in figure A और coil in figure B, दो हमने अभी डायग्राम देखे थे, उनमें दो, पहले वाले में एक सर्किट था और दूसरे वाले में एक कॉइल हमने यूज में ली थी। So the magnetic flux through the circuit loop or coil due to this current also increases with time. This increasing flux creates an induced EMF in the circuit, क्योंकि जो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। The direction of the induced EMF is such that it would cause an induced current in the loop if a current were not already flowing in the loop, which would establish a magnetic field that would oppose the change in the source magnetic field. यानी कि डायरेक्शन जो होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो कुछ इस प्रकार से होगी कि वो एक करंट इंड्यूस करेगा, लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस करेगा जो कि एक अपना एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करेगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, सोर्स मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा था उसको अपोज करेगा। इस तरीके से वहां पर करंट वहां पे इंड्यूस होगी ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ईएमएफ। दिस रिजल्ट्स इन ए ग्रेजुअल rather than instantaneous increase in the source current to its final equilibrium value। यानी कि जब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन सोर्स ईएमएफ के अपोजिट होती है तो जो करंट वहाँ पे, जो इंस्टेंटेनियस करंट का इंक्रीज होना था जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, वो इंस्टेंटेनियस ना होकर क्या हो जाता है, ग्रेजुअल हो जाता है। क्योंकि बैटरी सोर्स ईएमएफ अपना काम करता रहता है, धीरे धीरे करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों के बीच में फाइट होती है। तो धीरे-धीरे जो है सोर्स करंट जो है वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो पाती है, वो एक साथ इंक्रीज़ नहीं हो पाती। यानी कि सोर्स ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को कह सकते हैं कि हराने में कुछ समय लगेगा, ऐसा हम उसको समझ सकते हैं। तो वो जो फाइनाइट टाइम होता है, इसकी वजह से ही करंट ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है, इंस्टेंटेनियस नहीं होती है। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम सेल्फ इंडक्शन को समझने के लिए ले सकते हैं। इसमें हम देखें कि हमारे पास में एक सिलिंड्रिकल आयरन कोर के ऊपर हमने एक कॉइल यहाँ पर लपेटी हुई है और प्रैक्टिकली इस तरह की जो कॉइल होती है इसमें 100 ऑफ टन्स हो सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, ये वायर में इस तरीके से जाती है और यहाँ से घूम के आपके फिर यहाँ से निकल के ऐसे चलती है। तो करंट की कुछ डायरेक्शन आप देख सकते हैं और अगर आप इसमें राइट हैंड आपका फिंगर रूल यूज़ करेंगे, यानी कि अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन-सी मिल जाएगी, जैसा इस डायग्राम में शो किया हुआ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको यहाँ पर शो की हुई है डायग्राम में। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये जो करंट यहाँ पर हमने शो की हुई है इस कॉइल के थ्रू, अगर ये करंट मान लीजिए टाइम के साथ में चेंज हो रही है, या तो ये इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, इस कॉइल के अक्रॉस एक ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, द पोलैरिटी ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ मस्ट बी सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सोर्स करंट। यानी कि सोर्स करंट का मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहे हैं उसको अपोज करेगा। यानी कि अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी कुछ इस प्रकार से होगी कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा। और अगर ये मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी पोलैरिटी कुछ इस प्रकार से होगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा। जैसा कि हम इस नेक्स्ट डायग्राम में देखें, मान लीजिए करंट जो है इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कुछ इस प्रकार से होगी, आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इस करंट के अपोजिट आ गया है और नेगेटिव टर्मिनल और जो है इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में आ गया है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका जो प्रयास रहेगा, उसकी कोशिश क्या रहेगी कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो, यानी कि इस वाली करंट के डायरेक्शन के अपोजिट, सोर्स करंट के अपोजिट हो। ऐसा करके वो क्या करेगा, जो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगा। इफ द सोर्स करंट इज इंक्रीजिंग, द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एज पिक्चर्ड इन फिगर बी, इंक्रीज हो रहा है तो। और अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो जो
इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करना चाहेगा, करंट को इंक्रीज करना चाहेगा, मेंटेन करना चाहेगा कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो कम हो रहा है वो कम ना हो, तो वो उस समय क्या करेगा, अपना एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर देगा ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो, डिक्रीज ना हो। तो इस तरीके से लेंज लॉ से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन जो हमने अभी तक पढ़ा है कि भाई सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि भाई किसी एक सर्किट में अगर कोई करंट टाइम के साथ चेंज होती है तो उसी सर्किट में कोई ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और वो ईएमएफ क्या करेगा, उस करंट को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो खुद क्रिएट हुआ है। तो ये जो इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन बिकॉज द चेंजिंग flux through the circuit and the resultant induced EMF arise from the circuit itself। यानी कि जो ये सेल्फ इंडक्शन क्यों कहलाता है कि जो चेंजिंग फ्लक्स है, जो सर्किट से पास होने वाला चेंजिंग फ्लक्स है और रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सब एक ही सर्किट से रिलेटेड होते हैं। यानी कि खुद ही सर्किट में फ्लक्स चेंज होता है और उसी सर्किट में ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। The EMF set up in this case is called a self-induced EMF। जो EMF यहाँ पे इंड्यूस होता है सेल्फ इंडक्शन के केस में वो क्या कहलाता है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। इट इज ऑल्सो ओपन कॉल्ड ए बैक EMF। इसको हम बैक EMF भी बोलते हैं। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सोर्स EMF है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको बैक EMF बोलते हैं। यानी कि ये हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, जो हमारी करंट है, जो करंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अपोज करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। व्हेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, अब हम सेल्फ इंडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए सिंगल आइसोलेटेड कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स through the coil by means of varying the current through the same coil, it is called self induction। और एक क्लोजली स्पेस्ड कॉइल ऑफ एन टर्न्स, जैसे कि एक टॉरॉयड होती है, सोलेनॉइड होती है, कैरिंग एक सोर्स करंट आई, द फ्लक्स लिंकेज थ्रू द सेम कॉइल विल बी। यानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्लक्स लिंकेज को परिभाषित किया था, डिफाइन किया था। क्या होता है कि जो हमारी कॉइल होती है जिसमें कि मान लीजिए एन टर्न्स हैं, तो हर एक टर्न से 5 फ्लक्स होता है, 5b लिखते हैं उसको, तो एन टर्न से रिलेटेड टोटल फ्लक्स हो जाएगा एन 5b। ये फ्लक्स लिंकेज होता है और वहां पर हमने पढ़ा था कि जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो जो कॉइल में करंट फ्लो हो रही है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो फॉर ए क्लोजली स्पेस्ड कॉइल ऑफ एन टर्न्स like toroid or solenoid, n5b proportional to I। और इन द केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन n5b इक्वल्स टू Li लिखा जाएगा। हमने कहा कि वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही क्या कहलाता है, इंडक्टेंस। और जैसा केस होगा उसी के अकॉर्डिंग उस इंडक्टेंस को नाम दिया जाता है। जैसे कि सेल्फ इंडक्शन के केस में उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है और अगर म्यूचुअल इंडक्शन का केस हो तो वहां पर उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला जाता है। तो हम यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको एल के रूप में लिखा है और ये एल क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इट इज आल्सो कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। द कॉइल इज नोन एज इंडक्टर। अब जो हमारी कॉइल है जिसमें सेल्फ इंडक्शन हो रहा है वो कॉइल क्या कहलाती है, इंडक्टर। और इसका सिंबल मैंने अभी बताया था आपको, वो स्पाइरल के रूप में जो कॉइल का सिंबल होता है वो ही इसका सिंबल होता है। द सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑफ द इंडक्टर इज देन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दैट फ्लक्स एज। अब जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको हम जो इंडक्टर है, जो हमारी कॉइल है, उससे रिलेटेड फ्लक्स के रूप में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो अभी हमने लास्ट डेफिनेशन लिखी थी उससे एल बराबर क्या हो जाएगा, एन 5b अपॉन आई। When the current is varied, the flux linked with the coil also changes and an EMF is induced in the coil। जब भी हम कॉइल करंट को चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज होगा और कॉइल में EMF इंड्यूस होगा। सो द इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय, अब इंड्यूस्ड EMF की डेफिनेशन जो है उसका बेसिक फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब चूंकि हमारा जो टोटल फ्लक्स है वो क्या है, एन 5b, तो हम लिखते हैं सिग्मा इक्वल्स टू माइनस डी वाई डी टी एन 5b। और ये एन 5b किसके बराबर होता है, एल आई के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप एल आई लिखेंगे और चूंकि एल क्या है, कांस्टेंट है, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा।
तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा -L di/dt। तो सेल्फ इंडक्शन के केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, सिग्मा इक्वल टू -L di/dt। तो क्या लिख सकते हैं अब जो हमारा सेल्फ इंडक्शन है उसको दो तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू -N d∅v/dt, ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन है। और इन द केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये हो जाएगा -L di/dt। A self-induced EMF sigma L is always proportional to the time rate of change of the source current। ये जो induced EMF होता है ये करंट के टाइम रेट के प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा ये रेट होगी करंट के चेंज होने की उतना ही ज़्यादा वहाँ पे EMF इंड्यूस होगा। We can also write the self inductance as the ratio L equals to minus sigma L upon di/dt। जैसे हमने पहले L को लिखा था n phi upon I, n phi b upon I, ऐसे ही हम L को अब दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हो जाएगा माइनस सिग्मा L अपॉन di/dt। अब ये चूंकि कांस्टेंट है ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा, तो जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वहाँ पे मॉड लगा के इसको लिख सकते हैं, और ये अगर हम ईएमएफ लिखेंगे तो ये -n लगा के आएगा। जस्ट एज रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू करंट। जैसे कि रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा है आर, ये क्या करता है, करंट का अपोजिशन करता है, करंट को अपोज करता है। और कितना मीजर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो हमारे पास मेजरमेंट है कि कितना अपोज करंट का हो रहा है। सिमिलरली इंडक्टेंस इज ए मेजर ऑफ द अपोजिशन टू ए चेंज इन करंट, यानी कि जो इंडक्टेंस है वो हमें ये बताएगा कि ये जो कॉइल है ये करंट के जो करंट में जो चेंजेज होंगे उसका किस लिमिट तक, किस मैग्नीट्यूड से उसको अपोज करेगा, उसका पता हमें कैसे चलेगा, इंडक्टेंस से। यानी कि किसी कॉइल के लिए इंडक्टेंस ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि वो करंट के चेंज होने में ज़्यादा अपोज करेगा, जिसका इंडक्टेंस कम है वो करंट के चेंज होने में कम अपोज करेगा। Thus, the self-induced EMF always opposes any change, increase or decrease of the current in the coil। ये हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा अपोज करता है किसी भी चेंज का, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो इन द करंट। द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, जो हमने पहले भी पढ़ा था हेनरी, और इस हेनरी को भी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट/सेकंड/एम्पियर। जैसा कि n∅b/I होता है या सिग्मा L अपॉन di/dt होता है, तो वहां से हम लिख सकते हैं 1 हेनरी इक्वल्स टू 1 वोल्ट/सेकंड/एम्पियर। अब हम एक सोलेनोइड जो है उसका इंडक्टेंस का डिराइव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ L हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट आई फ्लोइंग इन द सोलेनोइड। सोलेनोइड के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो सोलेनोइड हमने लिया है एक जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ स्मॉल एल है, और उसमें स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ऐसी सोलेनोइड में अगर मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी जो सोलेनोइड की अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, उसका वैल्यू होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये हमारा फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड जो कि सोलेनोइड में होगा। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उस सोलेनोइड से पास हो रहा है, तो वहाँ पे जो फ्लक्स लिंक होगा उस सोलेनोइड से जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड, तो फ्लक्स क्या होता है एन फाई बी, और फाई बी यानी कि बी ए, तो टोटल फ्लक्स ये हो जाए एन फाई बी, और एन क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, एल तो उसकी लेंथ है, और पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं एन, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल, तो एन एल, और फाइव बी जो है फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा बी इंटू ए। तो हमने यहाँ पर आइडियल केस में क्या लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है, तो बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या ली है हमने 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए, और बी कौन सा रहेगा यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड जो है वो क्या निकल के हो जाएगा, एन एल म्यू नॉट एन आई इंटू ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, ये हमारा टोटल फ्लक्स हो गया जो कि इस सोलेनोइड से लिंक होगा। हियर कैपिटल एन इक्वल्स टू एन एल इज द टोटल नंबर ऑफ द टर्न्स। सो द सेल्फ इंडक्टेंस, अब हम कैसे डिफाइन करें सेल्फ इंडक्टेंस को, डिराइव कैसे करें, तो हमने फॉर्मूला पहले लिखा था सेल्फ इंडक्टेंस का, क्या होता है, एल बराबर एन फाई बी अपॉन आई।
सेल्फ इंडक्टेंस L बराबर N∅B अपॉन I। तो अभी हमने क्या निकाला है N∅B, तो N∅B अपॉन I आप वहां से निकालो तो क्या हो जाएगा ये म्यू नॉट N स्क्वायर ए एल। ठीक है, यहाँ से क्या लिखना है हमें N∅B अपॉन I, तो I को इधर डिवाइड कर दो आप तो क्या बचेगा इधर से म्यू नॉट N स्क्वायर ए एल, यही हमारा सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा L। तो आप देख सकते हैं L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर ए एल। और अगर इसमें स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन लिखना चाहें तो स्मॉल एन क्या है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, सॉरी स्मॉल एन जो है वो किसके बराबर है कैपिटल एन अपॉन एल लेंथ। तो एन स्क्वायर है तो ये एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होगा और एक एल स्क्वायर में से एक ये एल कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली फॉर्मूला बचेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये टोटल नंबर ऑफ टन्स है, ये नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है। If we fill the soil inside of the solenoid with a material of relative permeability mu r, for example soft iron which has a high value of relative permeability, यानी कि जो सोलेनोइड के अंदर का जो स्पेस है उसको अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल से भर दें जैसे कि सॉफ्ट आयरन है जिसका परमिएबिलिटी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है, तो उस केस में सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा L इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है जो कि हमने सोलेनोइड के केस में डिराइव किया है, बट ये सभी केसेज में हमारे लिए इक्वली वैलिड रहेगा। The self-induced EMF is also called the back EMF as it opposes any change in the current in a circuit. The self-inductance of the coil depends on its geometry and on the permeability of the medium। जो self inductance होता है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता और चीज़ों में, वो डिपेंड करता है कि जो कॉइल है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका जो मटेरियल है वो क्या है, उसके अंदर कैसा मीडियम भरा हुआ है, तो परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस। फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो इससे पता चल जाएगा एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ए उसका एरिया हो गया, एल उसकी लेंथ होगी और ये म्यू आर जो मीडियम उस कॉइल के अंदर होगा जिस भी मटेरियल का उसका म्यू आर होगा। तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड नहीं करता। अपन से पूछा अगर कोई कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड करता है कि करंट पे डिपेंड नहीं करता है। थैंक यू।